तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टील बॉर्न रन जोजो एंड देयर बाजार एडवेंचर के बारे में। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब को दिखाया जाता है जो अपनी ही ट्राइब के एक बंदे को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके पास वाइट पीपल्स की बुक्स थी। लेकिन जैसे ही वो लोग अपने हॉर्स पर बैठकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे की बॉडी में अजीब सा रिएक्शन होता है। वो इतनी तेज दौड़ता है कि वो उन लोगों के सामने से अचानक से गायब हो जाता है और अगले ही पल में हम उसे एक केव में छुपा देखते हैं जहां वो पेपर में स्टील बॉल रन रेस के बारे में सुनता है जिसमें जीतने वाले को $50 मिलियन विनिंग प्राइस मिलेगा। अब हमारी कहानी शिफ्ट होती है सैन डिएगो पर, जहां पर इसका प्रमोटर मीडिया से एक स्टील बॉल रन के बारे में बातें करता है और हमें पता चलता है कि इसके प्रमोटर का नाम स्टीव है। स्टीव हमें बताता है कि ये रेस सैन डिएगो से शुरू होगी और न्यूयॉर्क पे खत्म होगी। वो हमें बताता है कि ये दुनिया की पहली ऐसी रेस है जहां पर हॉर्स राइडिंग करते हुए पूरे कॉन्टिनेंट को पार करना होगा। ये भी बताता है कि इसकी पूरी दूरी 4000 किलोमीटर है और इसे 9 भागों में बांटा गया है। जीतने वाले को $50 मिलियन का प्राइस मिलेगा। इस गेम में पूरी कॉन्टिनेंट से बंदे आएंगे, लेकिन सिर्फ एक ही आदमी जीतेगा जो उस $50 मिलियन के प्राइस पूल को ले जाएगा। तभी एक जर्नलिस्ट सवाल पूछता है कि मिस्टर स्टीवन स्टील यहाँ पर जर्मनी से बैरन रोकाची को एक गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहते हैं घोड़े के बजाय। स्टीवन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इसमें हर आदमी थ्रिल को महसूस करे, भले ही एक हॉर्स राइडिंग की गेम है। दूसरा जर्नलिस्ट बोलता है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ पर कोई रेसर रेस ही पूरी ना कर पाए, तो तुम क्या करोगे? स्टीवन कहता है कि मेरी रेस का नाकाम होना नामुमकिन है। जैसे ही पूरी कॉन्फिडेंस में ये शब्द कहता है, पूरा मीडिया उसकी फ़ोटो क्लिक करने लग जाता है और हमें लगता है कि ये बंदा बिल्कुल दमदार है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी सेक्रेटरी की गोद में बैठकर वो कहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरी नाक कट जाएगी। उसकी सेक्रेटरी लूसी कहती है कि तुम्हें 40 साल का एक्सपीरियंस है इस गेम का, तुम कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हो। कहानी शिफ्ट होती है एक अनजान पर्सन को दिखाते हुए जो इस टाउन में आ चुका है इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो जाते ही काउंटर पर अपने $150 की एंट्री फीस देता है और हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम ज़ैरो ज़ेपली है। तभी वहाँ पर एक अनजान शख्स आता है और ज़ैरो के कपड़ों के बारे में बात करते हुए उसकी कमर पर लटकी बॉल्स को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही ज़ैरो अपनी एक अजीब सी पावर से उसके हाथ को पकड़कर उसे घुटनों पर ला देता है। वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हारे कपड़ों को देखकर सिर्फ क्यूरियस था कि तुम्हारे कमर पे क्या लटका है। लेकिन ज़ायरो उसकी बात नहीं मानता और काउंटर पे कहता है कि मेरी एंट्री फीस को गिनो, क्या ये पूरे हैं? जब उसे पता चलता है कि उसके $20 कम हैं तो वो उस बंदे को धमकी देता है, चुपचाप मेरे $20 मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम अपनी शक्ल कभी जिंदगी में नहीं पहचान पाओगे। डर के मारे वो चोर उसे उसके $20 वापस कर देता है और अटेंडेंट उसे पुलिस को पकड़वा देता है। जैसे ही ज़ायरो वहाँ से जाने लगता है, वो चोर वापस से उसे कहता है कि अब मेरी टांगें काम करने लग गई हैं, हिम्मत है तो अब मुझसे आकर लड़ो, और अपनी जेब से बंदूक निकालकर ज़ायरो के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़कर नीचे गिरा देते हैं और वो ज़ायरो से कहता है कि तुम इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा और तुम्हें इस रेस को जीतने नहीं दूंगा और मैं तब देखूंगा कि तुम्हारे में कितनी हिम्मत है। और पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम जहाँ जाने वाले हो वो सिर्फ जेल है। इतने ही सुनने के बाद ज़ैरो ज़ेपली उसके पास आता है और पुलिस वालों से कहता है कि मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ, और उसकी गन निकाल कर उसके सामने रख देता है। कहता है कि तुम इस गन का इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगा। इतनी ही बात सुनने के बाद वहाँ पर लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं और तब हम उनके बीच में जोनी दो स्टार नाम के एक बंदे को देखते हैं जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, और हमें तब पता चलता है कि यही हमारी इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है। अभी इन दोनों के बीच में लीगल डुअल की शुरुआत हो जाती है, पर वो बंदा डर के मारे कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम तो बिल्कुल सीरियस ही हो गए। और वहाँ पर तब एक शेरिफ आता है और कहता है कि ध्यान रखना कि यहाँ पर लोगों को चोट नहीं लगनी चाहिए। जैसे ही ज़ैरो का ध्यान भटकता है, वो चोर उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही ज़ैरो अपनी स्पिनिंग बॉल उस पर फेंक देता है। वो बॉल जाकर उसकी बाजू में लगती है। वो उस बंदे से कहता है कि ये लीगल डुअल यहीं पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो बंदा हार नहीं मानता और उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी पूरी बाजू मुड़ जाती है और वो गोली जाकर उसके सर में लगती है और यहीं पर ये डुअल ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ जोनी सोचता है कि ये डुअल कम जादूगरी का मैच ज़्यादा लग रहा है, और काफ़ी सवाल भरे चेहरे के साथ वो दौड़ते हुए ज़ायरो की स्पिनिंग बॉल को छूने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से वो अपनी व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो स्पिनिंग बॉल को छोड़ता है, वो अपनी व्हील चेयर पर दोबारा गिर जाता है और सोचता है कि जैसे ही उसने इस बॉल को छुआ उसकी बॉडी में कोई अजीब सा रिएक्शन हुआ, जिसके कारण वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसे एक नई उम्मीद मिलती है कि हो सकता है कि वो अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो जाए। वो धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तभी उसे एक बूढ़ा आदमी रोकता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धक्का देने की। वो उसे पकड़कर ज़मीन पर गिरा देता है और उसकी बॉडी को एक जंप के रूप में इस्तेमाल करता है। लेकिन जैसे ही इस बार वो स्पिनिंग बॉल को छूता है, उसकी बॉडी में फिर से एक अजीब सा रिएक्शन होता है, लेकिन इस बार
वो खुद को एक पिलर के ऊपर लटका हुआ पाता है। जायरो उससे कहता है कि तुम्हारी लोअर बॉडी भले ही काम नहीं करती, लेकिन तुम्हारी अपर बॉडी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। जायरो जोनी से कहता है कि मेरी स्पिनिंग बॉल बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, लेकिन एक लंगड़े को चलने में मदद नहीं कर सकती। जोनी जायरो से कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जोनी जायरो से कहता है कि मैं तुम्हारी इन बॉल को दोबारा छूने के लिए रेस में भी पार्टिसिपेट करूंगा। जोनी जायरो से कहता है कि तुम अपनी टांगों के बिना घोड़े पे सवार तक नहीं हो पाओगे। थोड़ी देर बाद हमारा सीन शिफ्ट जोनी पे होता है। जोनी खुले आसमान के नीचे बैठकर सोच रहा था कि क्या चीज़ मुझे इस सैन डिएगो में लेके आई। क्या मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, वो भी बिना टांगों के। तो दोस्तों, हमें जोनी का एक छोटा सा पार्ट दिखाया जाता है जहाँ पर जोनी घोड़ों की अच्छी खासी राइड करता था, और हमें दिखाया जाता है कि उस समय जोनी की टांगें बिल्कुल ठीक थी। और हमें पता चलता है कि जोनी का जो फादर है वो उस समय एक हॉर्स राइडर के साथ साथ एक हॉर्स ट्रेनर भी था। इस वजह से जोनी घोड़ों की सवारी करते करते ही बड़ा हुआ था, और उस समय जोनी को घोड़े का भागना एक पीस ऑफ आर्ट लगा करती थी। और उसकी फैमिली के बटलर ने उसे कहा था कि वो एक दिन बहुत बड़ा जॉकी बनेगा, लेकिन उसके फादर ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका बड़ा भाई निकोलस पहले ही हॉर्स राइडिंग में बहुत बड़ा नाम बन चुका था। लेकिन कुछ समय बाद उसके भाई की डेथ हो गई। उसके भाई की मौत के बाद उसने हॉर्स राइडिंग को ही अपना करियर बना लिया। उसने हॉर्स राइडिंग में अपना इतना बड़ा नाम बना लिया था कि उसने अपने भाई तक को पीछे छोड़ दिया था, कि लोग उसे प्रोटेजी बुलाना शुरू कर चुके थे। एक बार वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर उसके फेवरेट एक्टर को देखने के लिए गया था, क्योंकि जोनी जोस्टार पहले से ही बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका था। वो लाइन को तोड़ते हुए सीधा आगे चला गया। वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था। वो कहता है कि मैं यहाँ पर पिछले रात से बैठा हुआ हूँ, तो मेरा पहला हक है कि मैं वहाँ पर जाऊँ और उससे मिलूँ। लेकिन जब वहाँ पर सिक्योरिटी आती है, क्योंकि पहले से ही जोनी बहुत फेमस आदमी बन चुका था, वो जोनी को छूने की बजाय उस बंदे को ही वहाँ से फेंक देते हैं। लेकिन थोड़ी देर में वो बंदा पीछे आता है और जोनी को गोली मार देता है। और इसके बाद जोनी की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उसकी नीचे की बॉडी पैरालाइज हो गई और वो हॉस्पिटल में पड़ा रहता, ना ही उससे कोई मिलने आता, और वहाँ की नर्स भी उसे बुली करते थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अब जोनी को विश्वास हो चुका है कि वो उस बॉल की मदद से अपने टांगों को ठीक कर सकता है, इसलिए वो अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एंट्री फीस लेकर उस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है। इसी वजह से जोनी अपनी ट्रेनिंग में वापस लौट के जाता है, लेकिन टांगे ठीक ना होने की वजह से वो अपने आप को ही घायल कर लेता है। लेकिन जोनी हार ना मानता और दूर से उसे जायरो जपली भी देख रहा था। वो पास में खड़े दो लोगों की बातें सुनता है। वो कह रहे थे कि किसी समय में ये आदमी बहुत बड़ा हॉर्स राइडर था, लेकिन एक गलती की वजह से इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और अब हमें इसे देखकर दुख होता है। अब कहानी आगे शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है वो ट्राइब का बंदा यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आ चुका था। वो वहाँ पर जाकर एक ग्रीन क्रिस्टल के बदले इस कंपटीशन में एंट्री ले लेता है, और हमें पता चलता है कि ये बंदा दौड़कर ही इस कंपटीशन को जीतना चाहता है। अब हमारा एक सीन शिफ्ट होता है और हमें कंपटीशन के दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होस्ट हमें बताता है कि इस कंपटीशन में 4000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब हमें नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें से सबसे पहले का नाम है द काउबॉय माउंटेन टीम, और उसके घोड़े का नाम शैडो राइडर है। मंगोलिया से आया हुआ रेसर जिसका नाम है डोंट हान, और उसके हॉर्स का नाम नंबर 1 है। और तीसरा रेसर जो सहारा से आया हुआ है उसका नाम है उरमान अब्दुल, जो घोड़े की बजाय एक ऊँट से रेस करने वाला है। और चौथे रेसर का नाम है डिएगो ब्रांडो, उसके घोड़े का नाम सिल्वर बुलेट है। और तभी स्टीव अनाउंस करता है कि जो सबसे पहले कैथोलिक चर्च तक पहुंचेगा उसे 1 घंटे का टाइम बोनस और $10,000 का इनाम मिलेगा। स्टीव वीआईपी लोगों से कहता है कि आप सब लोग ट्रेन में आ जाएं ताकि आप रेस के पलों को करीब से देख सकें। तभी जोनी भी घोड़े के सहारे घसीटते हुए रेसिंग पॉइंट तक आ जाता है, जहाँ पर ज़ैरो उसे देखकर हैरान हो जाता है। जोनी कहता है कि मैं तुम्हारे स्टील बॉल का राज जाने बिना नहीं जाऊंगा। उसके शरीर से खून चल रहा था। जैरो कहता है कि तुम मेरे स्टील बॉल का राज कभी नहीं जान पाओगे। वो ये भी कहता है कि तुमने अच्छा काम किया क्योंकि तुमने एक बूढ़े घोड़े को चुना है, क्योंकि ये दौड़ते हुए कभी भी अपनी टांगे नहीं तुड़वाते। जोनी घोड़े से बात करता है कि मेरी हालत को देखो, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आ रही। शायद तक घोड़े को भी उस पर दया आ जाती। वो उसे खुद की पीठ पर बिठा लेता है, और हमें दिखाया जाता है कि जोनी उन लोगों से भी अच्छे से घोड़े को कंट्रोल कर पा रहा है जिनकी टांगे भी सलामत हैं। और इसी के साथ स्टील बॉल रन की शुरुआत होती है।